हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 15 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स इकोनॉमी के रिगार्डिंग हुए थे। वैसे तो जो ज़्यादातर इकोनॉमी के करंट अफेयर्स थे मैंने ऑलरेडी प्रीलिम बूस्टर के अंदर ही आपके साथ डिस्कस कर ही लिए हैं, बट थोड़े से और हमें इकोनॉमी कुछ टेक्निकल मुद्दे यहाँ पे आज हम डिस्कस कर लेंगे ताकि इकोनॉमी आपको बिल्कुल भी टफ ना लगे। ठीक है ना, टेक्निकल है पर टफ नहीं लगनी चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। आपको दो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस का आंसर मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताओगे कि आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। कोशिश करना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सीपीआई डब्ल्यूपीआई का, पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है इन चीजों के बारे में, जीडीपी डिस्लेटर के बारे में, तो एक बार प्लीज अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। दूसरा आपको होमवर्क है विद रिगार्ड्स टू रियल जीडीपी वाला, तो इसको भी एक बार आप प्लीज कमेंट्स में बताइएगा पॉज करके वीडियो के आखिर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक न्यूज आई इस वीक के अंदर कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका इरकॉन इंटरनेशनल हो गया, राइट्स हो गया, इनको नवरत्न स्टेटस यहाँ पे मिला है। तो हमें जरा समझना है कि आखिर नवरत्न क्या होता है, पीएसयूज क्या होते हैं, वो सारी चीजें। देखो, बहुत ही सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूँ। कोई भी जैसे एक कंपनी होती है, ठीक है ना, उसके अलग अलग शेयर्स होते हैं। बेसिकली शेयर्स क्या होते हैं? उस चीज की ओनरशिप, यानी कि उसका मालिकाना हक। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एग्जाम्पल लो, जैसे आप रिलायंस की बात कर सकते हो। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं किसकी? मुकेश अंबानी जी की। अब मुकेश अंबानी जी क्या है? उनके पास ज्यादातर हिस्सेदारी है, ज्यादातर शेयर उनके पास है, तो ज्यादातर ओनरशिप उस उनकी है। उसी तरह से हमारे पास कुछ एंटिटीज हो सकती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? पीएसयूज, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग किनको बोलेंगे? देखो, उन एंटिटीज को बोलेंगे जिनका स्टॉक, जो कंपनी का स्टॉक है, वो मेजोरिटी कौन ओन करता है? वो सरकार के पास है। यानी कि 50% से ज्यादा, जनरली हम 51% इसको बोल देते हैं। 50% से ज्यादा जिसके पास अगर किसी कंपनी का जो स्टॉक है वो सरकार के द्वारा ओन्ड है, तब हम उनको क्या बोल देंगे? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही हो, वहां पर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट या कोई टेरिटोरियल गवर्नमेंट भी हो सकती है, उनको भी हम क्या बोलेंगे? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा तो उनको हम सीपीएससी बोल देते हैं, ठीक है ना, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब इनका कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये चीजें आती हैं? तो ध्यान रखिएगा, इनकी रिगार्डिंग जो मिनिस्ट्री है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि सीपीएसएस इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत वर्क करती है। पर एक चीज इसके साथ में ही ना आपको और ध्यान में रखनी है, वो क्या है? वो ये है कि जो अलग अलग स्टेटस की मैं बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे नवरत्न हो गया, मणि रत्न हो गया, महारत्न हो गया, ये स्टेटस देता कौन है? ये स्टेटस दिए जाते हैं आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो फर्क नहीं भूलना। अगर आपसे पूछते हैं कि सीपीएसई को एडमिनिस्टर कौन करता है, तो आंसर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। पर अगर वो आपको बोलता है ये जो स्टेटस दिया जाता है नवरत्न, नीलरत्न, महारत्न, कौन देता है, तो आप उसका आंसर क्या बताओगे? आप बताओगे कि भैया वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देता है। एक बार ना इनको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मिनी रत्न, महारत्न या नवरत्न, ये होती क्या चीजें हैं। देखो, एक सिंपल सी चीज इमेजिन करो। अगर मान लो एक कोई पर्सन है, ठीक है, ये अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम कहने का मतलब, एक कोई कंपनी के अंदर ना कुछ लोग हैं, मान लो ये काम कर रहा है, अच्छा काम, कंपनी के आगे प्रमोट कर रहा है, कंपनी को, कंपनी की ग्रोथ के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो कंपनी में ना पता है कि ये बंदा बढ़िया काम कर रहा है, तो कंपनी इसको रिवॉर्ड करेगी। कैसे रिवॉर्ड करेगी? कंपनी इसको ना थोड़ी सी ऑटोनॉमी दे देगी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है कि भैया टोका टाकी नहीं होगी इसके काम के अंदर। इस सबको पता है कि यार ये काम बढ़िया कर रहा है, तो कल को इसको कोई डिसीजन लेने होंगे तो इसके हाथ में ही होंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए कि ऊपर वाले हमेशा इसको डिसीजन बताते रहते हैं कि भाई अब ये कर ले, अब वो कर ले। जब पता है कि ये खुद में अपना अच्छा काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा बेनिफिट्स या फिर इसको ऑटोनॉमी देनी चाहिए। सेम चीज यहाँ पे ना हमारी जो अलग अलग पीएसयूज हैं, उनके रिगार्डिंग भी यही सेम चीज करी जाती है। अगर हमें पता लगता है कि यार कोई पीएसयू बढ़िया काम कर रही है, कहीं ना कहीं उसको हम यहाँ पे रिवॉर्ड करते हैं। किस तरह से रिवॉर्ड? सेम इसी तरह से। अगर उनको कल को कोई डिसीजन लेने पड़ते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि हर चीज डिसीजन लेने टाइम कि भैया सरकार से परमिशन लो, नहीं। कुछ ऐसे डिसीजन होंगे जो ये खुद अपने एंड पे भी ले पाएंगे। रीजन भी कि ये ऑलरेडी खुद अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनको उस चीज का अवार्ड मिल रहा है या इनको उसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं। उसी के रिगार्डिंग ये अलग अलग स्टेटस होते हैं। तो समझते हैं कि करके देखो, सबसे पहले हमारा जो स्टेटस आता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे पहले वाला स्टेटस आता है, उसको बोलते हैं मिनी रत्न स्टेटस। अब मिनी रत्न के अंदर में ना दो चीजें होती हैं। एक होता है आपका कैटेगरी 2, और एक होता है आपका कैटेगरी 1 का स्टेटस। पहले आप एक चीज समझो। आप समझते होंगे, नेटवर्थ के बारे में जानते होंगे। नेटवर्थ का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है एसेट
माइनस लाइबिलिटी। एक सेकंड, सॉरी, क्या अर्थ हुआ इसका? एसेट माइनस लाइबिलिटी। अब एसेट और लाइबिलिटी का मतलब आप जानते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं बात करता हूँ एसेट्स की, तो कोई भी चीज जो आपकी है उसको हम बोलते हैं एसेट। जैसे मान लो आपके पास गाड़ी हो गया, आपका घर हो गया, ये आपका है ना, दिस इज व्हाट यू ओन। ये सारी चीजें आपके लिए एसेट होती हैं। और आपके लिए लाइबिलिटी क्या होती है? जो आपने उधार ले रखा है, किसी को आपने पैसा वापस करना हो, वो आपकी लाइबिलिटी है। द थिंग्स दैट वी ओ, जो उधार के ऊपर है। तो आप खुद बताओ, अगर आपके एसेट ज्यादा हैं तो अच्छी बात है, और जितनी आपकी कम लाइबिलिटी होगी उतनी अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें क्या शो कर रही है? अगर नेटवर्थ अच्छा होता है ना, इसका मतलब है कि आपके एसेट्स ज्यादा हैं और आपकी लाइबिलिटी कम है। तो ओवरऑल अगर हाई नेटवर्थ है ना, ये शो करता है कि उस कंपनी की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, इट इज रियली गुड। ठीक है। हमने कुछ लेक्चर्स पहले क्रेडिट रेटिंग के बारे में पढ़ा था, किस तरह से अलग अलग एंटिटीज जैसे मूडी हो गया, एस&पी हो गया, फिच हो गया, ये उनको क्रेडिट रेटिंग देती है। तो यहाँ पर जो कंपनीज की नेटवर्क अच्छी होती है ना, जनरली उनको अच्छी क्रेडिट रेटिंग भी मिलती है। तो जितनी बढ़िया नेटवर्क उतना अच्छा कहीं ना कहीं उस कंपनी के लिए होता है। ठीक है ना? तो ये चीज तो हमें समझ आ गई। तो अगर मान लो सरकार ये देखती है कि भैया कोई एंटरप्राइज ऐसी है, सीपीएससी ऐसी है, जिसने पिछले 3 साल के अंदर लगातार प्रॉफिट किया है, एंड एट द सेम टाइम उसकी जो नेटवर्थ भी पॉजिटिव है, तब उनको क्या दिया जा सकता है? उनको मिनी रत्ना 2 का यहाँ पे स्टेटस दिया जा सकता है। पॉइंट समझ आई क्या मैंने बोला? कि कहीं ना कहीं यहाँ पर उनका नेटवर्थ पॉजिटिव हो और लगातार पिछले 3 साल उन्होंने कुछ भी प्रॉफिट किया हो, तब उनको मिनी रत्ना 2 का स्टेटस मिल गया। तो क्या इसका फायदा क्या होगा अगर मान लो किसी सीपीएससी को हमने मिनी रत्ना 2 का स्टेटस दे दिया? देखो, फायदा उनको ये होगा कि कल को अगर मान लो उन्होंने कोई खर्चा करना है, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है अप टू ₹150 करोड़, तब ऐसा केस करने के लिए, मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर करने के लिए उनको सरकार के पास परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। गेटिंग इट? तो एक लिमिट मतलब लगा दी गई है कि 150 करोड़ तक खर्चा करना हो, या अपनी नेटवर्थ का जो 50% तक खर्चा करना हो, वहां तक पैसा खर्च करने के लिए, आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए यहाँ पर आपको सरकार की परमिशन नहीं चाहिए। तो हुई ना इनके पास क्या? फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। बेसिकली कंपनी अच्छा कर रही है, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, और पिछले, मतलब उसका पॉजिटिव नेटवर्थ है, क्या कर रहा है कि कंपनी बढ़िया है। तो कंपनी बढ़िया है तो कंपनी को खुद से काम करने दो, ऐसा नहीं कि सरकार की दखल अंदाजी हो जाए। सरकार की दखल अंदाजी होगी तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। तो इस तरह से इसको मिनी रत्ना कैटेगरी 2 का स्टेटस दिया जा सकता है। उसके बाद ठीक है, और भी कुछ कंडीशन है, आपको हर कंडीशन ऐसे रटनी नहीं है, पर एक आइडिया रखो। उसी तरह से अगर मान लो कंपनी और अच्छा करती है, तो उसको ना मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का स्टेटस मिल सकता है। यहाँ पर क्या होगा कि पिछले 3 साल का देखा जाएगा कि पिछले 3 साल के अंदर क्या आपने प्रॉफिट किया है, और आपका प्री टैक्स जो प्रॉफिट है वो क्या, वो 30 करोड़ से ज्यादा है, मतलब टैक्स से पहले का जो प्रॉफिट है वो किसी एक साल के अंदर, पिछले 3 साल के अंदर कम से कम एक साल में जो आपका प्री टैक्स प्रॉफिट हो ना, वो 30 करोड़ से ज्यादा हो, और आपकी पॉजिटिव नेटवर्थ हो, तो आपको मिनी रत्ना कैटेगरी 1 दे दिया जाएगा। यहाँ पर क्या फायदा होगा? यहाँ पर फायदा ये होगा कि आप 300 करोड़ तक का कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकते हो बिना सरकार के अप्रूवल के। ये चीजें होती हैं। या फिर आपका जितना भी नेटवर्थ है ना, उसका 100% नेटवर्थ तक का आप खर्च कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे कंडीशन क्या एक्स्ट्रा आ गई, वो ये है कि पिछले 3 साल में से कोई भी एक साल आपका जो प्री टैक्स प्रॉफिट है ना, वो कम से कम 30 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको मिनी रत्ना 1 स्टेटस मिल जाएगा, एंड आप जो खर्च करना चाहते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर, वहां पर आपकी फाइनेंशियल इकोनॉमी बढ़ा दी गई है। ये होता है इस तरह से मिनी रत्ना 1 का स्टेटस। ठीक है। अब इसके बाद मान लो कंपनी और भी अच्छा करती है, तो कहीं ना फिर वो कहाँ पे जा सकती है? फिर वो जा सकती है नवरत्ना स्टेटस, यहाँ पे उनको मिल सकता है। यहाँ पर ना इस तरह से कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्सेस इतना होना चाहिए। ये नंबर्स आपको ध्यान में नहीं रखनी, बट मेरे कहने का पॉइंट बेसिकली वही है कि आप मिनी रत्ना कैटेगरी 1 के स्टेटस थे, फिर आपने और अच्छा परफॉर्म किया, आप उनकी लिस्ट के अंदर काफी अच्छे पैरामीटर्स के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको और भी ज्यादा ऑटोनॉमी यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली 1000 करोड़ तक का आप यहाँ पे खर्च कर सकते हो बिना सरकार के अप्रूवल के। ठीक है, और भी वहां पे बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे, पर एक बेसिक आइडिया इस तरह से होता है। फिर मान लो अगर आप महारत्ना हो ऑलरेडी, सॉरी नवरत्ना हो, और आप और अच्छा परफॉर्म करो, फिर क्या होगा? फिर आप महारत्ना के लिए एप्लीकेबल हो जाओगे। तो जो महारत्ना होता है ना, वहां पर ये सारी कंडीशन होती है कि बेसिकली आप ऑलरेडी नवरत्ना स्टेटस आपको मिला हुआ था, जो सेबी के अलग अलग चीजें हैं, वहां पे आप लिस्टेड हो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, आपका एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज्यादा है पिछले 3 साल के अंदर, एनुअल नेटवर्थ आपकी 15,000 करोड़ से ज्यादा है पिछले 3 साल के अंदर, उसी तरह से नेट प्रॉफिट आपका 5,000 करोड़ से ज्यादा है, आपकी दुनिया भर में अच्छी खासी प्रेजेंस होती है,
तो इन सभी चीजों को बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे महारत्न स्टेटस आपको मिल सकता है। सर थोड़े से एग्जांपल दे सकते हो महारत्न के? बिल्कुल, आपने बीएचईएल के बारे में सुना होगा ना, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, इसके बारे में सुना होगा, या गेल के बारे में आई एम श्योर आपने सुना होगा, ठीक है ना। एनटीपीसी हो गया, ठीक है, आपका सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आईओसीएल हो गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस तरह से और भी यहाँ पे एंटिटीज है, ओएनजीसी वगैरह भी। ये सारी क्या है, ये सारी आपकी महारत्ना स्टेटस है, क्योंकि इनको पास ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर 5,000 करोड़ तक का आपका आपका कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो वो आप यहाँ पे कर पाओगे। और भी कंडीशन होती है आपको, देखो हर चीज ऐसे रटनी नहीं है कि किस कहाँ 15% है, कहाँ क्या चीज है, पर एक बेसिक आइडिया आपको यहाँ पे होना चाहिए कि इन सभी चीजों के अंदर आखिर फर्क क्या होता है, कौन सी चीज नवरत्ना है, कैसे महारत्ना क्या होती है, और इस तरह की जो टेक्निकल टर्म्स, एसेट, लाइबिलिटी, नेटवर्थ, प्रॉफिट्स, ये सारी टर्म्स भी आपको आई एम श्योर आपको पता होनी चाहिए। एंड आई एम श्योर आपको जिनको भी कोई कंफ्यूजन थी ना इस चीज के रिगार्डिंग, वो सारी कंफ्यूजन यहाँ पे खत्म होगी होगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, एक टॉपिक हमें छोटा सा और पढ़ना है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू कि जो पीएम गति शक्ति है ना, यहाँ पर इसके 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो आज से मतलब 2 साल पहले, बेसिकली 2021 में ये पर्टिकुलर स्कीम हमारे सामने आई थी। तो थोड़ा सा हमें इस स्कीम के बारे में भी जान लेना चाहिए। देखो एक चीज आप इमेजिन करो, मैं आपको थोड़ा सा बनना एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो यहाँ पर ना एक सड़क बन रही है, ठीक है। अब हो सकता है कि जिसने कोई मिनिस्ट्री या कोई डिपार्टमेंट यहाँ पे सड़क बना रहा है, ठीक है, इसने सड़क बना दी। फिर पता क्या होता है, बाद में जो कोई और मिनिस्ट्री या और कोई डिपार्टमेंट आता है, वो कहता है नहीं यार, ये सड़क के नीचे तो हमें गैस पाइपलाइन बिछानी थी, या फिर कुछ और डालना था, कुछ बिजली की तारें डालनी थी, या फिर कुछ भी, मतलब बिजली की तारें नहीं बोलूंगा, जो मतलब ये सब जो चीजें होती हैं, सीवेज की पाइप्स हो गया, या इस तरह की और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कम्युनिकेशन की हो सकता है, कुछ इस तरह के काम करना है। वो क्या करेंगे, वो इस सड़क को फिर तोड़ेंगे, अपना काम करेंगे, फिर वो तोड़ के चले जाएंगे, फिर सड़क टूटी रहेगी बहुत लंबे टाइम के तक, फिर बाद में जाके कोई और सड़क बनाएगा। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे हो कि यहाँ पर ना कोऑर्डिनेशन की कमी थी। उस कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से क्या हो रहा है, हमारे बहुत सारा पैसा खर्च कर पा रहा है। अगर ये सारे डिपार्टमेंट्स एक ही जगह अवेलेबल होते, आपस में डिस्कस करते, सारी चीजें प्लान करते, तो कहीं ना कहीं ये सड़क को बार बार तोड़ना फिर उसको बनाना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रोकी जा सकती थी। अब जो गति शक्ति है ना, दरअसल में इसी चीज की तरफ काम करता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो बहुत अच्छे ढंग से बन पाए और इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं यहाँ पे हो जाए। ये यहाँ पर फोकस यहाँ पे रहता है। मैं एक्चुअली आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये पीएम गति शक्ति के अंदर ना आपको टोटल 6 कंपोनेंट्स या 6 पिलर्स आपको देखने को मिलते हैं। पहला पिलर क्या है आपका, कॉम्प्रिहेंसिवनेस का। यहाँ पर पता क्या होगा, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं आपकी, वो क्या काम कर रहे हैं, क्या वो नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, वो बाकी जो डिपार्टमेंट्स होंगे ना उनको यहाँ पर विजिबल होगा। तो कहीं ना कहीं जितने भी डिपार्टमेंट्स की अलग अलग स्कीम्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, स्टेट गवर्नमेंट्स की स्कीम है, वो यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप भारतमाला देख लो, सागरमाला, इनलैंड वाटरवेज, उड़ान, ये सारी एक जगह पे हमें देखने को मिल जाएगी। तो ये है कॉम्प्रिहेंसिवनेस का पार्ट। फिर हम आ जाते हैं एनालिटिकल के ऊपर। एनालिटिकल के ऊपर पता क्या होगा, जितना भी आपका डेटा है वो सारा डेटा आपको एक ही प्लेस के ऊपर मिल जाएगा। तो यहाँ पर 200 लेयर्स ऑफ जियो स्पेशल डेटा हमें देखने को मिल जाएगा। एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पर है, ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन कहाँ पर है, कहाँ फॉरेस्ट है, रिवर है, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज है, वो सब जगह अवेलेबल हो जाएगा। अब होगा क्या कि मान लो यार यहाँ से कोई सड़क बनानी है। अब कल को क्या हो सकता है, ये सड़क के रिगार्डिंग, लैंड एक्विजिशन के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज आ सकते हैं, या हो सकता है वो सड़क जो कहीं ना कहीं हो फॉरेस्ट के आसपास से जा रही हो, कुछ नदी के आसपास से जा रही हो, इस तरह के कंसर्न आ सकते हैं। तो यहाँ पर ना जब कहीं ना कहीं एक जगह पे ऊपर सारा डेटा आपको मिल गया, तो उसके ऊपर अच्छे से प्लानिंग करी जा सकती है। ये एक फायदा है एनालिटिकल पिलर का यहाँ पे। उसके अलावा एक तीसरा पिलर है हमारा यहाँ पे डायनामिक। डायनामिक क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली ना एक जीआईएस प्लेटफॉर्म यहाँ पे हम डेवलप कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जो भी चीज होगी उसका रियल टाइम के अंदर क्या चीजें हो रही हैं, वो सारे डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंगली ना उस चीज की प्रोग्रेस को यहाँ पे ट्रैक कर पाएंगे। साथ में ही चौथा कंपोनेंट आ जाता है आपका प्रायोरिटाइजेशन। यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस सेक्टोरल इंटरेक्शन होगा यहाँ पे। बेसिकली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ना आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये क्रॉस सेक्टर चीजें हो पाएंगी। ऑप्टिमाइजेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पर फोकस किया जाएगा इसी चीज के ऊपर कि जो आपकी टाइम है, आपकी कॉस्ट है, उसको कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइज किया जा पाए। हो सकता है कि पोजीशन ए से लेकर पोजीशन बी जाने तक बहुत सारे इस तरह से 4-5 रास्ते हों, ऐसे घूम के जाओ, ऐसे घूम के जाओ। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मान लो ए से बी जाने का एक तरीका है कि आप पूरा सड़क से जाओ,
तो यहाँ पर हो सकता है 100 रुपए लगती हो। एक हो सकता है कि सड़क से आप थोड़ी देर जाओ, उसके लिए 30 रुपए लगे, पर यहाँ से आपने बाकी सामान को कहीं ना कहीं आपने वाटरवेज के माध्यम से भेज दिया। तो ये सारी ऑप्टिमाइजेशन की चीजें यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी कि टाइम एंड कॉस्ट के अंदर चीजों का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा ना, उसको कहीं ना कहीं मैनेज किया जाए। देखो इंडिया के अंदर ना आपका एक कंसर्न जो देखने को मिलता है वो है कि इंडिया के अंदर ना लॉजिस्टिक कॉस्ट काफी ज्यादा है। आपने मैंने आपके साथ पहले एनएलपी भी डिस्कस किया था, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। अभी जो कहीं ना कहीं हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट लगभग 14% ऑफ जीडीपी है ना, इसको हम कम करके लगभग 8% के आसपास लेकर आना चाहते हैं। तो अगर ये चीज हमें अचीव करनी है तो वहां पर जरूरत होगी किस चीज की, आपकी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और बाकी चीजें करने की। तो ये कॉम्पोनेंट भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। आखिरी हमारा कंपोनेंट विद विद रिगार्ड्स टू सिंक्रोनाइजेशन। देखो सिंक्रोनाइजेशन का भी अर्थ कहीं ना कहीं वही है, जो सारी एक्टिविटीज है उनको हम सिंक्रोनाइज करें, ठीक है ना, हर डिपार्टमेंट की, ताकि कहीं ना कहीं आपस में कोऑर्डिनेशन बन पाए। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है इन पिलर्स का। पिलर्स का बेसिकली मीनिंग यही है कि डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज आपस में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट कर पाए, ताकि जो इस तरह की हमें डिफरेंट चीजें हैं उनके अंदर एक तरह की कन्वर्जेंस हमें देखने को मिल पाए, एक तरह का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाए। यही यहाँ पर इसका हमें फोकस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस समझोगे, इसका दूसरा नाम हम ये भी कह सकते हैं, नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। अब यहाँ पर सिर्फ मल्टी मॉडल का मतलब क्या होता है? देखो मल्टी मॉडल का मीनिंग बहुत सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट समझते हो। अब यहाँ से यहाँ तक जाने के क्या हो सकता है, एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो सकता है, आप सड़क से जाओ, आप पानी से जाओ, मतलब वाटरवेज के थ्रू जाओ, एयरवेज के थ्रू जाओ, और माध्यम हो सकते हैं। तो यहाँ पर ना पता क्या होनी चाहिए, आप समझने की कोशिश करना। मान लो कोई सामान है, वो सामान कहीं ना कहीं शिप के माध्यम से आपके कांडला पोर्ट यानी कि गुजरात पहुंच गया। अब गुजरात से ये सामान मान लो बैंगलोर बिहार जाना है, तो यहाँ पर ना कांडला पोर्ट के ऊपर ही यहाँ पर इसकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, यहाँ पर रोड की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। फिर जहाँ पे सड़क खत्म होती है वहां से आगे रेलवे की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। फिर कहीं ना कहीं हर घर तक पहुंचाने के लिए जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, उसका प्रावधान भी होना चाहिए। अभी पता क्या हो रहा है, यहाँ पर ये पोर्ट वाला काम कहीं ना कहीं आपकी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग देख रही है, समझे इस बात को। बाकी काम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज देख रहा है, कुछ काम आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के पास आ गया। तो यहाँ पर जो इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन है ना, ये कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं मिसिंग है। अब हमारा जो पीएम गति शक्ति है ना, इसी चीज को कहीं ना कहीं अचीव करने की कोशिश कर रहा है कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को हम यहाँ पे इंप्रूव कर पाए। तो इसके लिए आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसा यहाँ पे खर्च किया जा रहा है, ठीक है ना, ताकि आपकी अलग अलग मिनिस्ट्री साथ में आए, आपकी अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो पाए, ये सारी चीजें। अब पिछले 2 साल के अंदर हमने जो काम किया है वहां पर आप देख पाओगे कि इंडिया की जो शिपमेंट रैंकिंग है वहां पर एक भारी सुधार देखने को मिला है। पहले हम 44 रैंक के ऊपर होते थे, हमने थोड़ा बेहतर करते हुए यहाँ पे 22 रैंक पे आ चुके हैं। अभी तक अगर आप नोटिस करोगे 11 लाख करोड़ के लगभग प्रोजेक्ट्स हमने यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, चाहे वो सेंट्रल लेवल के प्रोजेक्ट्स हो गया, स्टेट लेवल के प्रोजेक्ट्स हो गया। इसके साथ ही ना इन सभी चीजों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करने के अंदर हेल्प करी है, ताकि जो भी हमारे अलग अलग चीजें हैं उनको यहाँ पे साथ में काम किया जा पाए, आपके जो बिजनेसेस हैं वो अच्छे से वर्क कर पाए। बाकी कुछ और चीजें भी आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इसके अंतर्गत डेवलप किए जा रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर आपके तमिलनाडु उत्तर प्रदेश के अंदर डेवलप किए जा रहे हैं, 4G कनेक्टिविटी हम लेकर आ रहे हैं डिफरेंट विलेजेस के अंदर, गैस पाइपलाइन नेटवर्क हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। बेसिकली पॉइंट यही है कि जो भी आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत टारगेट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारा काम है विद रिगार्ड्स टू पीएम गति शक्ति। आई होप आपको इसका आइडिया अच्छे से लग गया होगा। लास्ट वीक मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उनको एक बार मैं क्विकली आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था विद रिगार्ड्स टू टीजर लोन्स। अब देखो, जिनको नहीं पता मैं आपको बहुत इजी से बातें समझाने की कोशिश करता हूँ। आप टीजर समझते हो? जैसे कोई मूवी का ना पहले मतलब जब ट्रेलर आता है, ट्रेलर से भी पहले एक चीज आती है टीजर। ट्रेलर में तो आपकी मूवी के बारे में 2-3 मिनट का लेक्चर से होता है, पर टीजर 15 सेकंड 20 सेकंड इस तरह से होता है। वो टीजर क्या करता है, टीजर का मतलब ही क्या होता है? टीजर का मतलब होता है आपको वो एक्साइट करता है कि हाँ यार कुछ बहुत ही बढ़िया चीज आने वाली है, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। तो एक्चुअल में ना जो टीजर लोन होते हैं वो भी क्या करते हैं, आपको एक्साइट करते हैं। सर एक्साइट करते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको बोला जाता है कि आपको ना, आप लोन ले लो, आपका इंटरेस्ट रेट बड़ा ही कम होगा। अब जैसे ही आप ये सुनोगे आप थोड़ा एक्साइट होगे, आप थोड़ा टीज होगे कि हाँ यार मैं लोन ले लेता हूँ। पर एक्चुअल में होता पता क्या है, ये जो इंटरेस्ट रेट मैंने बोला ना कि इंटरेस्ट रेट लो है, ये कुछ ही समय के लिए कम है।
फिर अचानक से जो लोन होगा ना, लोन का सॉरी इंटरेस्ट रेट होगा, ये अचानक से बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, स्टार्टिंग में इंटरेस्ट रेट काफी कम है स्टार्टिंग के कुछ टाइम के लिए, बाद में फिर इंटरेस्ट रेट काफी तेजी से यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए विद रिगार्ड्स टू टीजर लोन के बारे में। अब ये जो पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि टीजर लोन एक तरह का सब प्राइम लेंडिंग का पार्ट माने जाते हैं और बैंक हो सकता है यहाँ पे डिफॉल्टर्स का रिस्क आ सकता है, बात बिल्कुल ठीक है। देखो सब प्राइम लेंडिंग की जब मैं बात करता हूँ ना, यहाँ पर हम उन लोगों को कहीं ना कहीं लैंड करते हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग थोड़ी खराब होती है। जैसा आपने सिबिल स्कोर सुना होगा ना, कि सिबिल स्कोर मान लो किसी का कम है, तो एक पॉसिबिलिटी है कल को हो सकता है वो लोन लेके पैसा वापस ना करे। तो यहाँ पर ना डिफॉल्टर्स वगैरह की पॉसिबिलिटी रहती है। तो सब प्राइम लेंडिंग भी उसी का ही एस्पेक्ट, या टीजर लोन भी उसी का ही एस्पेक्ट एक तरह से माने जाते हैं। तो पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात कह रहा है कि ये ज्यादातर इनएक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर्स को दिए जाते हैं। देखो ऐसा नहीं है, आपके अलग अलग पर्पसेस के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपके होम लोन्स के लिए, पर्सनल लोन्स के लिए भी ये दिए जा सकते हैं। तो दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी, आपकी पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। उसी तरह से बात करें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की, देखो ये क्वेश्चन तो मैंने आपके साथ पिछली बार डिस्कस ही कर लिया था, मतलब ये टॉपिक डिस्कस कर लिया था, बस इसका आंसर बताना बचा हुआ था। यहाँ पे देखो पहला कह रहा है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करें, तो ये वो अमाउंट होती है जो बैंक्स कहीं ना कहीं अपने पास मेंटेन करते हैं, इन मतलब इन देयर ओन फंड्स, ताकि कल को कोई लॉस हो जाए अकाउंट फिल्डर्स, मतलब अगर अकाउंट होल्डर्स रीपे ना कर पाए। बिल्कुल ठीक बात है। देखो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की जब हम बात करते हैं ना, तो मैंने आपको एक पिछली बार फॉर्मूला समझाया था। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है, टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल डिवाइड बाय रिस्क वेटेड एसेट। नीचे मैंने आपको बताया भी था कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी को लोन दिया, मान लो दो लोग हैं, एक है आईएएस ऑफिसर है और दूसरा है मान लो कोई छोटा किसान है। तो यहाँ पर आईएएस ऑफिसर की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि शायद वो लोन को रीपे कर दे। तो यहाँ पर इसके साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है वो काफी कम है। यहाँ पर हो सकता है कि इसका रिस्क एसोसिएटेड ज्यादा हो। तो ये जो अलग अलग एसेट्स हैं, बेसिकली जो बैंक ने लोन दिया हुआ है, उनको रिस्क के हिसाब से यहाँ पे वेट दिया जाता है। उसके हिसाब से आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर बैंक कितना पैसा खुद लेकर आया उसको यहाँ पे हम देखते हैं। जितना पैसा कहीं ना कहीं बैंक अपने फंड्स के तौर पे मेंटेन करता है, उतनी अच्छी बात है। सीआर जितना अच्छा होगा ना, कहीं ना कहीं उतना स्टेबिलिटी हमें बैंक की देखने को मिल जाती है। तो पहली बात जो कह रहा है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। दूसरी बात कह रहा है जिस कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो इंडिविजुअल बैंक के द्वारा डिसाइड की जाती है। बिल्कुल गलत है। देखो अगर आप खुद सोचो, अगर बैंक खुद ही डिसाइड करेगा, तो कहीं ना कहीं बैंक बोलेगा मैं तो कुछ भी ना रखूं साइड में। तो यहाँ पर ना जो मैं, जैसे हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो यहाँ पे इसको तय करता है। आपने जो बेसल नॉर्म्स होंगे उसके अंदर भी पढ़ा होगा, बेसल नॉर्म्स भी यहाँ पे प्रिस्क्राइब करते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को। हमारा आरबीआई थोड़ा और स्ट्रिक्ट है, वो उस नंबर को और बढ़ा देता है। तो इस तरह से सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल लॉजिकली भी आपका गलत हो ही जाएगा। तो यहाँ पर भी सही स्टेटमेंट आपका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किए वो भी आप समझ पाए होंगे। आप ना प्रीलिम बूस्टर को रेगुलरली भी साथ में फॉलो करते रहिए, एंड आई एम श्योर बहुत सारी इकोनॉमी की न्यूज आपकी वहां भी कवर हो जाएंगी। कुछ जो आपके थोड़े टेक्निकल मुद्दे होते हैं वो यहाँ पर मैं इकोनॉमी दिस वीक के अंदर कवर कर ही लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।